हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है MCQ। अब चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन की सिलसिला यहाँ कैसे स्टार्ट होता है। सबसे प्रथम क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काली मिट्टी आम तौर पर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन है काली मिट्टी आम तौर पर कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है डेक्कन टैप क्षेत्र में, कश्मीर घाटी में, गंगा घाटी में, उत्तरी मैदान में। चलिए आप भी कुछ दिमाग लगाइए, देखते हैं आपकी सोच क्या है। तो आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए अच्छी बात है। तो ये काली मिट्टी आम तौर पर कहाँ पाई जाती है, ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए कश्मीर घाटी में तो पाई नहीं जाती है, ये तो आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हो यहाँ पर कि कश्मीर घाटी में तो होती नहीं है। गंगा घाटी में भी नहीं देखने को मिला है हमें, और उत्तरी मैदान में तो काली मिट्टी होती नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर समझिएगा तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर तो एक ही शेष रह गया आंसर डेक्कन टैप क्षेत्र में, यानी डेक्कन क्षेत्र में जो है काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो आपका आंसर हो गया ए, डेक्कन टैप क्षेत्र। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अगला है। लेटराइट मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। लेटराइट मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अब इसमें ये पूछ लिया है कि इसमें कौन सी फसलें होती है, और फसल के नाम दे दिया यहाँ पर आपके समक्ष। पहला है चाय, गेहूँ और सरसों, दूसरा है चाय, कॉफ़ी और काजू, तीसरा है दालें, गन्ना और दाल, और डी जो है इसमें से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। तो लेटराइट मिट्टी क्या हो सकता है? आप थोड़ा सोचिए, अपना आंसर देखिए इसमें से क्या हो सकता है। आपने तो सोच लिया होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आप सोचना तो पड़ेगा आपको थोड़ा सा जल्दी, तभी तो हमारा MCQ आगे बढ़ेगा। देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें लेटराइट मिट्टी में, तो लेटराइट मिट्टी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सर्वप्रथम अगर चाय, गेहूँ और सरसों की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है। दालें, गन्ना और राय की बात करें तो ये भी रिजेक्टेड है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें से आपका आंसर जो है बी, चाय, कॉफ़ी और काजू। देखिए ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो जनरल सी बात, लेटराइट मिट्टी ये खेती के लिए उपयोग होते हैं। चाय और कॉफ़ी जहाँ होती है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी अवश्य पाया जाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा कि काली मिट्टी की कमी, काली मिट्टी में क्या कमी होती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि सर दर्द हो जाता है, और ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी की कमी, काली मिट्टी की कमी किस कारण से होता है। तो काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण किसकी कमी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है क्या, या मैग्नीशियम की, या पोटाश की, या फॉस्फोरस सामग्री की, किसकी हो सकती है कमी? तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प यहाँ क्वेश्चन है, किसकी कमी हो सकती है? सोचिए, विचार कीजिए, किसकी कमी हो सकती है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको भी सोचना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें काली मिट्टी की कमी किस चीज़ की कमी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की कमी तो होती नहीं है, मैग्नीशियम की भी कमी नहीं होती है, पोटास की भी नहीं होती है। तो रह गया हमारा डी ऑप्शन, फास्फोरिक सामग्री। तो फास्फोरस की जितनी सामग्री होती है उसकी कमी रहती है। काली मिट्टी में ये बात देखने को हमें मिला है कि फास्फोरस जो है सामग्री उसकी बहुत कमी खलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। आप भी अपना थोड़ा नॉलेज लगाइए। आपके ऑप्शन हैं, देखिए ए जो है जम्मू और कश्मीर की बात करता है, बी गुजरात की बात करता है, सी राजस्थान की बात करता है, डी झारखंड की बात करता है। तो क्या हो सकता है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती होगी? थोड़ा सोचिए,
आपने सोच लिया होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम भी थोड़ा सा सोच कर देखते हैं कि कहाँ हो सकता है। देखिए जम्मू और कश्मीर में तो पाना संभव नहीं है, जम्मू और कश्मीर तो हम पहले एलिमिनेट कर देंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेत ही रेत पाया जाता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी नहीं होगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में थोड़ा सा रेगिस्तान भी है, भुज के एरिया भी पड़ता है, और कुछ एरिया में जो है काली मिट्टी की भी काफ़ी भरमार है। तो क्योंकि आप इस वजह से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, गुजरात जो है राजस्थान के एरिया टाइप बनता है, भुज के एरिया है, तो यहाँ काली मिट्टी हो ही नहीं सकता। तो आप लोग गलती या तो करोगे झारखंड लगाओगे या जम्मू और कश्मीर लगाओगे, जो कि आंसर गलत कर देगा। तो जनरल सी बात है गुजरात है, क्योंकि गुजरात ही ऐसा जगह है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है कि राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में बनाई गई थी, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए, यानी कितना क्षेत्र जो है वन होना चाहिए हमारे देश में। ऐसे देखा जाए तो हमारे देश में वन की बहुत ही कमी है, बहुत क्षेत्र है जो उजाड़ हो चुके हैं और ये कमी बहुत आ गई है, कहते हैं 22 दशमलव से भी नीचे चली गई है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए वाला पूछा है। 1952 में जो रूल रेगुलेशन बनाई गई थी, राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि 33% होना चाहिए, बी बोल रहा है 22.5% होना चाहिए, सी कह रहा है 21, डी कह रहा है 30। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ABCD बोल रहा है। लेकिन देखिए ऑप्शन क्या है, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। चलिए आपने आंसर अपना सोच लिया होगा कि आंसर क्या हो सकता है इसमें। पहले देखिए बच्चों, मैं आंसर सोचने के लिए इसलिए कहता हूँ, इससे आपका IQ लेवल बढ़ेगा और नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। इससे जो है आपका जो एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी, और यहाँ पर ये तैयारी होना काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखता है। अब देखिए 22.2 तो है जो आज की प्रेजेंट रेट की भी कम की बात बताई जा रही, तो ये तो होना संभव नहीं है। 31% बहुत ही कम की बात हो जाएगी, 30 तो और भी कम हो जाएगी। तो सफिशेंट आंसर यहाँ पर रहेगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो बनाई गई थी, तो इन्होंने ये बात रखी थी कि कम से कम जो है 33% जो है हमारे देश में वन होना ही चाहिए, तभी जो है संतुलन बन पाएगा। लेकिन संतुलन बना नहीं, ये बहुत ही दुख की बात है। फिर भी यहाँ पर जो है राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में बनाई गई थी, 33% की जो है यहाँ पर सिफारिश की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण में वे सामग्री जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, लेकिन मनुष्य के पास उन तक पहुँचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं होती है, वो क्या कहलाती है। यानी पर्यावरण में सामग्री जिनमें जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, लेकिन मनुष्य जो है उसके पास पहुंच नहीं पाते हैं, और उस तकनीक को क्या कहते हैं। बहुत क्वेश्चन साफ है, आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत साफ है। यहाँ पर ए देखें संभावित संसाधन, दूसरा है स्टॉक, तीसरा है विकसित संसाधन, चौथा है डी रिजर्व। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्वेश्चन भी और आंसर भी। तो आप थोड़ा सोच कर देखिए क्या है आपका आंसर, आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम बताते हैं क्या है इसका आंसर। तो आप बेशकली पता कर लिए होंगे। तो उस तकनीक नहीं होती है, यानी पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं होती। क्या नहीं होती है इसमें? ठीक है, इसमें संभावित संसाधन तो होती है, विकसित संसाधन भी होती है, रिजर्व भी होती है, बट स्टॉक नहीं होती है दोस्तों। स्टॉक इसमें कहाँ से हो जाएगा। मानवीय आवश्यकता पूरा करने की क्षमता होती है, लेकिन मनुष्य के पास उन तक पहुँचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं होती है, तो वो स्टॉक होती है जो नहीं पहुँच पाते हम। तो इसका बी आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टॉक बी। देखिए उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया कि भारत क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैली हुई है। जो भारतीय का क्षेत्रीय जल है और जल कितने दूरी तक फैली हुई है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए यहाँ ऑप्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दे दिया कि 12 किलोमीटर, बी 12 समुद्री मील, सी 19.2 मील और डी 200 समुद्री मील। देखिए अगर आप एलिमिनेशन भी लगाओगे फिर भी आपका आंसर सही होगा। आप थोड़ा सा कोशिश करके देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। चलिए मैं भी लगा के देखता हूँ थोड़ा दिमाग, क्योंकि इसमें देखिए एक बात यहाँ पर है, 12 किलोमीटर क्या बात की जा रही है, 12 किलोमीटर की बात की, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। 19.2 मील की बात की जा रही है, ये भी बहुत गलत बात है। अब देखिए 200 समुद्री मील, ये तो बहुत अधिक बात कर दिया इसने।
वही बात है ना, अगर आप दिमाग थोड़ा लगाओगे तो पता लग जाएगा। जनरल सी बात है, यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा, जो है बी, यानी 12 समुद्री मील। तो 12 जो है सफिशेंट है कि भारत क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैली हुई है, तो 12 समुद्री मील तक जो है फैली हुई है, यानी 12 मिलियंस मील्स जो है काफ़ी दूर तक फैली हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 12 समुद्री मील तक जो है हमारा जल फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वे संसाधन जिनके निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय लगता है क्या कहलाता है। वे साधन जिनके निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय काल लगती है, जिसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगती है, सिंपल यहाँ पर शब्द है, उसे हम क्या ए नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, या बी रिजर्व कहते हैं, या सी सामुदायिक संसाधन कहते हैं, या डी गैर नवीकरणीय संसाधन। देखिए आंसर बहुत क्लियर है, साफ है। आप पहले सोच लीजिए, फिर बताइएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। आपने सोच लिया? देखिए जनरल सी बात है, हमें पता है कि पेट्रोल डीजल जो है बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, जो कि एक गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जिनको बनने में लाखों करोड़ साल लगता है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही, नवीकरणीय संसाधन को हम बात ही नहीं कर सकते। रिजर्व की तो बात करना संभव ही नहीं है, और सामुदायिक संसाधन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर जो है क्लियर कट है, गैर नवीकरणीय संसाधन है जिनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, उसे हम गैर नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्वेश्चन था। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है। यानी एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। जहाँ पर आप एक कृषि की जगह 2-2, 3-3 कृषि करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं। साफ क्वेश्चन है, क्या उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, या वन आवरण कहते हैं, या बंजर भूमि कहते हैं, या सकल फसली क्षेत्र कहते हैं। देखिए आप थोड़ा सा आंसर पे थोड़ा दिमाग लगाइए, आप पहले आंसर दीजिए क्या है इसका। तो आपने सोच लिया होगा, बहुत इजी है क्वेश्चन। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं। देखिए आप बहुत से बच्चे यही सोच रहे हो कि इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र लिखा हुआ है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र आंसर लगा दिए होगे ए पे, और किसी बच्चे ने जो इसको वन आवरण में लगाया होगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है किसी ने बंजर भूमि को सिलेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि बंजर भूमि तो डायरेक्ट जो है कृषि योग्य ही नहीं रहती, तो इसको हम ऑप्शन से बाहर डायरेक्ट कर देते हैं। तो आप तो पहले ही इसको ऑप्शन से बाहर कर दिए होंगे। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चलिए ये गलत है, इसको हम नहीं ले सकते। वन आवरण भी गलत है। हमारा आंसर डी है, सकल फसल क्षेत्र। यानी देखा जाए तो एक वर्ष में अगर एक से अधिक बार फसल बोई जाती है तो उसे हम सकल फसल क्षेत्र कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आपका भी आंसर यही रहा होगा, कई बच्चों ने सही आंसर इसका देने की कोशिश किया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। हाँ, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में कुल निम्नकृत भूमि कितनी है। हमारे देश में कुल निम्नकृत भूमि कितनी है, ये काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 133 मिलियन हेक्टेयर है, 130 मिली वर्ग किलोमीटर है, 140 मिलियन हेक्टेयर है, 130 मिलियन हेक्टेयर है। देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बी तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, या तो बी आंसर सही होगा या बी एलिमिनेट होगा, क्योंकि तीन जो है मिलते जुलते हैं, और ये जो एक लास्ट जो बी दिया हुआ है बिल्कुल ही अलग है। तो एग्जामिनर हमेशा जो है 2-3 मिलते जुलते देते हैं, उन्हीं में से आंसर एक होता है, और एक अलग देगा तो बिल्कुल ही बात अलग रहेगा। चलिए आप दिमाग लगाइए कि आप तो आपके पास ऑप्शन भी 3 रह गए हैं, तो अब देखिए क्या आंसर है आपका। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए बी तो हम पहले ही जो है रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि एक्यूरेट आंसर कैसे होगा। अब यहाँ पर बात देखिए, एक बात सोचने वाली थी कि जिसको हमने एलिमिनेट किया था 130 था, तो 130 को हमने एलिमिनेट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर भी कुछ वही होगा। देखिए बात है ना, 130 मिलियन हेक्टेयर है, तो यही इसका सही आंसर है। ये जो है 133 मिलियन हेक्टेयर गलत है, बी भी गलत है, सी 140 मिलियन हेक्टेयर भी गलत है, 130 मिलियन हेक्टेयर। देखिए एमसीक्यू करना है तो इंटेलिजेंसी का उपयोग करना है, तुक्का लगाने से नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाने से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण गंभीर भूमि निम्नीकरण हुआ है। खनन के कारण जो है हमारा भूमि नष्ट हुआ है, कौन सा देश है बताओ, बताइए भाई कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला तो ऑप्शन ये बता दिया गुजरात, दूसरा बता दिया झारखंड, तीसरा बता दिया सी केरल, चौथा डी उत्तरांचल। किस राज्य में खनन होती है।
ये बात काफ़ी तो आपके दिमाग में स्टक कर रहा होगा कि कौन से राज्य में होती है, कौन से राज्य में होती है भाई साहब बताइए। चलिए आप सोच लीजिए पहले, फिर मैं देखता हूँ। तो आपने सोच लिया होगा कि किस राज्य में होता होगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए गुजरात में तो खनन कार्य अधिक इतना होता नहीं है, केरल में भी नहीं होता है, उत्तरांचल में भी नहीं होता है। सबसे अधिक जो खनन कार्य होता है वो झारखंड में होता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक जो है खनन होता है और ये गंभीर भूमि निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर खनन अधिक मात्रा में होता है झारखंड में। झारखंड बिहार पता ही होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन लो अयस्क है। देखिए अब ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आया है कि कौन सा साधन जो है लो अयस्क है। ए नवीकरणीय हो सकता है, बी बायोटिक हो सकता है, सी प्रवाह, डी गैर नवीकरणीय साधन। देखिए सबसे पहली बात तो एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक बायोटिक और बायोटिक, बायोटिक और बायोटिक, बायोटिक यानी लिविंग थिंग। तो सबसे पहले तो बी को आप एलिमिनेट कर दीजिए हमारी तरफ से, क्योंकि लो अयस्क तो बी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जीवित प्राणियों की बात करता है। अब आपके द्वंद्व रह गए सिर्फ 3 ऑप्शनों में। आप लगाइए थोड़ा दिमाग, कौन सा आंसर सही होगा। आपने लगा लिया होगा। चलिए लो अयस्क जो है नवीकरणीय साधन तो नहीं है, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। बायोटिक को तो हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, प्रभाव को भी हम रिजेक्ट ही कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है साफ क्लियर कट है कि गैर नवीकरणीय साधन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, गैर नवीकरणीय साधन आपका सही आंसर रहा। आपका आंसर क्या सही था कमेंट जरूर कीजिएगा, ऑप्शन जरूर लिख के भेजिएगा। तब कहते हैं जब पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, जब साथ दोगे तभी अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे कि ज्वारीय ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है। ज्वारीय संसाधन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है ज्वारीय जो हम ज्वार भट्टा आता है उससे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये ज्वारीय ऊर्जा की बात की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन है पुण्य पूर्ति योग्य, मानव निर्मित, अजैविक, गैर नवीकरणीय। चलिए अब आप अपना ऑप्शन सोचिए क्या है। देखिए मैंने अभी बताया आपको, ये ज्वारीय ऊर्जा जो होता है नेचुरली ऊर्जा होती है जो ज्वार भट्ट के उत्पन्न के कारण होती है, और ये हमेशा अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही आता है। और इसका जो है हम फ़ायदा उठाते हैं, हम ज्वारीय ऊर्जा का जो है अच्छा सा उपयोग करते हैं बिजली बनाने में। तो ये देखिए कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जनरल सी बात है, मानव निर्मित तो है नहीं क्योंकि प्राकृतिक है, अजैविक भी नहीं है, ठीक है, गैर नवीकरणीय तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको हम दोबारा भी बनाया जा सकता है। अमावस्या पूर्णिमा तो आपको पता ही होगा कि महीने में 15-15 दिन के अंतराल में आता ही रहता है। तो इसका मतलब आपका आंसर ए सही जाएगा, पुण्य पूर्ति योग्य, यानी इसका आंसर जो है ए पुण्य पूर्ति योग्य ज्वारीय ऊर्जा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है, आने वाला समय में ये भविष्य में इसका जो है काफ़ी मांग हो सकती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है कि पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन से कारक है। देखिए क्वेश्चन मैं समझा दूँ आपको कि पंजाब में भू निम्नीकरण यानी भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका कारण क्या है। साफ क्वेश्चन समझ में आ गया कि पंजाब में भूमि का जो डिग्रेडेशन हो रही है किन कारणों से हो रही है। क्या वहाँ पर गहन खेती होती है, क्या वहाँ पर वनों की कटाई होती है, या अति सिंचाई होती है, या अत्यधिक चराई होती है। देखिए आपको पता ही होगा कि भू निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण जो होता है कई क्षेत्रों में अति चराई के कारण होता है, यानी वहाँ पर जो है छोड़ देते हैं, खेत पड़ता तभी भी हो जाता है, या बहुत पशुओं को लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली एक जगह का नाम दे दिया गया है पंजाब। तो आप ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए क्या हो सकता है। तो आपने आंसर सोच लिया होगा क्या हो सकता है। अब बात यहाँ पर क्लियर है कि पंजाब देखिए कृषि के लिए जाना जाता है, और कृषि के लिए जाने का मतलब होता है कि बार बार सिंचाई होना। यानी देखिए गहन खेती तो ख़त्म हो जाती है ऑप्शन इसके कारण, क्योंकि गहन खेती से तो होती नहीं है कभी भी भूमि का निम्नीकरण। वनों की कटाई तो इस क्षेत्र में हो नहीं रही है क्योंकि ये तो कृषि प्रधान देश कहलाता है, तो पंजाब सबसे महत्वपूर्ण आती है। अत्यधिक चराई का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र भी नहीं रहते हैं। तो आपको तो मैं पहले ही कहा कि पंजाब में कृषि सबसे अधिक होती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है अति सिंचाई यानी बार बार सिंचाई होने के कारण जो है भूमि निम्नीकरण की समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। तो आंसर आपका सी है अति सिंचाई, यानी अति सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण कई समस्या खड़ी कर दी है।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है। ऑप्शन आपके समक्ष है पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तरांचल। तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपने सोचा होगा क्या आंसर है। देखिए पंजाब तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अतिचराई के कारण, सिंचाई के कारण खेती खराब होती, तो यहाँ पर तो छत पर करने की सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश के मैदान, उत्तर प्रदेश में ऐसी ही बहुत खेती है, तो वहाँ पर छत पे क्यों करेंगे लोग खेती। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा तो सबसे अधिक उत्पादन देता है। तो रह गया हमारा डी ऑप्शन उत्तरांचल। उत्तरांचल में जो है सबसे अधिक जो है छत पर खेती की जाती है। आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी कभी हुआ है, लेकिन होता है। उत्तरांचल प्रदेश में जो है राज्य में छत पर खेती की जाती है, क्योंकि ये काफ़ी जो है ढलान एरिया है, इसीलिए यहाँ पर जो है छत पर खेती करने की प्रावधान है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत साफ है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। देखिए अब यहाँ पर ऐसा कारण हमने ढूंढना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पंजाब में तो हम देख लिए कि अधिक सिंचाई के कारण, लेकिन अब यहाँ पर हरियाणा भी इंक्लूड कर दिया गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और इन सब का कहीं ना कहीं एक कारण ही होगा। तो क्वेश्चन भी काफ़ी कहते हैं ना समझ वाली होती है। तो आपको यहाँ सोचना है, क्या इन तीनों क्षेत्रों में खनन अधिक होती है, क्या इन तीनों क्षेत्रों में अधिक सिंचाई अधिक होती है, या वनों की अधिक कटाई होती है, अधिक चराई होती है। सोचिए क्या हो सकता है आंसर। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। ओ भाई साहब बहुत आसान इसका आंसर है। आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कृषि के लिए ही जाने जाते हैं, और यहाँ पर अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। तो जर्नल सी बात है, खनन तो होगी नहीं, ठीक, खनन तो होगी नहीं। देखा जाए तो वन की कटाई भी क्षेत्र में अधिक नहीं होती, अत्यधिक चराई भी नहीं होगी। तो आपका तो आंसर क्लियर है, अधिक सिंचाई के कारण जो है यहाँ पर भूमि निम्नीकरण होती है। तो देखा, मैंने कहा था ना, बहुत ही आसान, दिमाग लगाओगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र में कृषि की जाती है मैक्सिमम। तो जनरल सी बात है कि अधिक सिंचाई के कारण जो है यहाँ पर भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न करती है। चलिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन तो बहुत काफ़ी खास है कि उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। बहुत क्वेश्चन साफ है, क्लियर है। ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है बी लेटराइट मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी, डी है लाल मिट्टी। और आपको सोचना है कि कौन सी मिट्टी जो है उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी पाई जाती है। तो सोचिए, तो आपने सोच लिया होगा। देखिए उत्तर भारत में जो है काली मिट्टी तो नहीं पाई जाती है, ना तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और ना ही लाल मिट्टी। तो इसका मतलब आंसर जो है सी जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत में सबसे आम मिट्टी है। तो आप जलोढ़ मिट्टी पे लगा सकते हो। आपका आंसर जो है सी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सी जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि लाल मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। ऑप्शन आपके समक्ष है जम्मू और कश्मीर के हिस्सों में, उत्तरी गंगा मैदान में, दक्कन पठार पूर्वी और दक्षिण भाग में, उपयोग में से कोई नहीं। तो आप सोचिए थोड़ा सा आंसर। आपने सोच लिया होगा आंसर कि किसका आंसर आप क्या देने वाले हो। सारे बच्चे सोच रहे, अच्छा रहेगा। देखिए लाल मिट्टी तो कहाँ पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में तो मैं पहले कह चुका हूँ नहीं पाई जाती है लाल मिट्टी। उत्तरी गंगा मैदान में भी नहीं होती, और उपयोग में से कोई की तो बात उठती ही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर सी है। इसका आंसर जो है सी, दक्कन पठार की पूर्वी और पश्चिम भाग। किन किन बच्चों का सही था जरूर कमेंट करें कि आपका आंसर सही गया था, क्योंकि देखिए एक एक क्वेश्चन से ही आपका जो एग्ज़ाम महत्वपूर्ण बन सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन सही जाता है तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, और बार बार इन क्वेश्चन को देखते हो तो ऑटोमेटिक आपको सारे क्वेश्चन जो है टिप्स पे याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण। देखिए ये काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है। ऑप्शन मैं बता देता हूँ। उच्च मिट्टी की सामग्री, उपमुद्रा में कंकड़ और पिंडों की उपस्थिति, अग्नेय और उपांत चट्टानों में लोह का प्रसार, उच्च नमी सामग्री। देखिए आप बहुत ही आंसर साफ है, क्लियर है। आप दिमाग लगाइएगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए। तो आपने आंसर इसमें से सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए रखिए अपने पास। देखिए
यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन की बात करें, उच्च मिट्टी सामग्री, ये तो हो नहीं सकती, लाल मिट्टी के रंग होने के कारण ही नहीं बनता। वो मुद्रा में कंकड़ पिंडों की उपस्थिति, चलिए इससे तो बात ही नहीं बनता, इससे तो लाल होने का कोई कारण ही नहीं है। नमी तो सबसे बड़ी बात है कि नमी होने से कोई लाल और काला नहीं होती, जो गलत बात है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। तो आंसर तो एक ही रह गया। देखिए यहाँ लोह का प्रसार लिखा हुआ है, आपको पता है लोहा जो होता है रेड होता है, हमारे ब्लड में भी जो है आयरन होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है रेड होता है, यानी हीमोग्लोबिन होती है, लेकिन आयरन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और आपको स्कूल में भी आयरन गोलियां दी जाती है, खून आपके बढ़े, तो लाल खून बनने के लिए होता है। तो इसका मतलब इसका साफ हो गया। और देखिए अग्नेय और रूपांतर, अग्नेय चट्टान यानी आग से निकला हुआ लावा तो लाल ही रहेगी। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या बनती है, अग्नेय और रूपांतर चट्टानों में लोहे का प्रसार। तो ये आपको ऑप्शन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्वेश्चन भी काफ़ी जरूरी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए मृदा निर्माण के लिए कौन सी चीज़ जरूरी नहीं है। देखिए एक तो है सुकून, ये तो कोई बात ही नहीं आता है। पैरन रॉक, जलवायु, दिन की अवधि। देखिए सुकून के तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। आप सोचिए, जल्दी सोचिए, सोच लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपसे अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि हमारा आंसर कहाँ तक सही जा रहा है। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए सुकून तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। पैरन रॉक, जलवायु, दिन की अवधि। तो जनरल सी बात है कि कौन सा मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें पूछा गया है कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो सुकून को तो हम एलिमिनेट इसलिए किए हैं क्योंकि कहते हैं मिट्टी बनने में काफ़ी समय लगता है, यानी रिलीफ, यानी काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पर तो नहीं पूछा था। तो सुकून जो है हमारा पहले एलिमिनेट हो चुका है। पैरन रॉक भी एलिमिनेट होगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। जलवायु भी एलिमिनेट हो जाएगा, जलवायु से तो मिट्टी बनती है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो सुकून, पैरन रॉक, जलवायु, इसकी ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन दिन की अवधि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, तो गलत है, यानी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी हमारा ऑप्शन होगा डी। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो सुकून तो चाहिए भाई, टाइम लगेगा तभी तो मिट्टी का निर्माण होगा, और पैरन रॉक नहीं रहेगा तो मिट्टी का निर्माण भी नहीं होना, जलवायु की नहीं रहेगी तो निर्माण ही नहीं होगा, लेकिन दिन की अवधि की आवश्यकता नहीं होती है मिट्टी निर्माण के लिए। तो इसका ऑप्शन हुआ हमारा डी। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को हम और क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, काली मिट्टी को आप क्या कहते हो, कभी आपने सुना है? सुने होगे तो जरूर आंसर इसको दे दोगे फटक से। इसके ऑप्शन है बांगर, खादर, रेगूर या हुमस। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन भी है, आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, क्या हो सकता है आपका आंसर। तो आंसर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। देखिए अब हम बताते हैं, बांगर तो होना संभव नहीं है, काली मिट्टी को बांगर नहीं कहा जाता है, खादर भी नहीं कहा जाता है, बांगर खादर नहीं कहा जाता है, हुमस भी नहीं कहा जाता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगूर है, यानी सी ऑप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर सी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में वन वातन क्षमता होती है। देखिए स्वयं वातन क्षमता किस में होती है, यहाँ पर शब्द भी जो है संस्कृत के होते हैं, तो ये भी बहुत काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं। तो देखा जाए तो निम्नलिखित में किस मिट्टी में स्वयं वातन क्षमता होती है, यानी स्वयं क्षमता रखती है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, किस में होती है? सोचिए, विचार कीजिए, ऑप्शन तो अपना तैयार कीजिए। देखिए दोस्तों, मिट्टी में स्वयं क्षमता यानी पानी को जो है सोखने की क्षमता किस में होती है? देखिए जलोढ़ मिट्टी में तो नहीं होती है, लाल मिट्टी में भी नहीं देखने को मिलता है, पहाड़ी मिट्टी में तो होता ही नहीं कि उसमें भी रेत होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो काली मिट्टी को काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है कि काली मिट्टी में जो है स्वयं वातन क्षमता बहुत अधिक होती है, और आपका जो आंसर भी है सी, काली मिट्टी। तो अपना लिख लीजिए, समझिए, और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। देखिए मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सटीक नहीं है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो आंसर देना भी आपके लिए संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण यानी मिट्टी की संरक्षण के लिए उपाय कारगर नहीं है। हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन है स्टीम क्रॉपिंग, सीढ़ीदार खेती, आश्रय बेल्ट,
भूजल का अत्यधिक दोहन। आप देखिए, आप सोचिए क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, सोच लीजिए। चलिए इसमें देखा जाए तो इसमें ये क्वेश्चन साफ है कि मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसका कोई तो बात नहीं बनती स्ट्रिप क्रॉपिंग का। सीढ़ीदार खेती का भी नहीं बनती है, आश्रय बेल्ट का भी नहीं होता है, भूजल का अधिक दोहन इसके कारण है कि ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। कि अगर भूजल का अधिक दोहन कीजिएगा तो ये कहाँ से मृदा संरक्षण की बात कहेगा। तो जनरल सी बात है, आपको ऑप्शन जो है डी काफ़ी करेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। मुझे विश्वास है कि आपने भी डी को ही सही सिलेक्ट किया होगा। अगर ऐसा करते हो तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे समक्ष जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है क्या कहलाती है। जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है। अब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर रहती है, क्या उसको चरगाह भूमि कहते हैं या कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं या बंजर भूमि या वर्तमान परती। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखिए बंजर भूमि जो बंजर ही होती है उस पर कृषि करना संभव नहीं है, और चरगाह भूमि वो चरगाह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब वर्तमान परती यानी कुछ समय पहले, तो इसका मतलब है कि आपने भी सही सोच लिया होगा कि बी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि बी जो है कृषि योग्य जो है बंजर भूमि है, कृषि योग्य लेकिन फिर भी जो है बंजर पड़ा हुआ है। तो आप इसका साफ अंदाजा लगा सकते हो कि 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रही, लेकिन ये बंजर थी नहीं, ये भूमि के लिए उपयुक्त था। तो कृषि योग्य बंजर भूमि इसका सही ऑप्शन है और आपने भी शायद सही आंसर दिया है। अगर दिया है तो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है ढलानों में नीचे पानी के बहाव को धीमी करने के लिए समोच्च रेखा के साथ जुताई करना कहलाता है। यानी देखिए ढलान पे आप जाते हो पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है पानी के प्रवाह कम करने के लिए किस तरह के जो है जुताई करनी चाहिए, उसे हम कहते क्या हैं। इसका ऑप्शन है स्ट्रीम क्रॉपिंग कहते हैं, क्रॉपिंग, शीर्षण कहते हैं, समोचन जुताई कहते हैं या सीढ़ीदार खेती। आप अपना आंसर लगाइए, देखते हैं क्या आंसर आपका हो सकता है। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। हाँ मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर लगाया होगा, सीढ़ीदार खेती, यानी सीढ़ीदार खेती आपने सही आंसर लगाया होगा। लेकिन बहुत से बच्चे जो है एग्जामिनर के जो है चक्रों में फंस गए। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ तो स्ट्रीम क्रॉपिंग तो होती नहीं है, शीर्षण भी नहीं कह सकते, और सीढ़ीदार खेती तो जर्नली होता है लेकिन इतनी नहीं होती। लेकिन जिसको हम यहाँ क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि ढलान से नीचे पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए, ढलान के लिए, तो वहाँ पर हम समुच्चय जुताई करेंगे। समुच्चय जुताई करने से ये होता है कि वहाँ पर जो है पानी के प्रवाह बहुत काफ़ी धीमी हो जाती है। तो वही कहता हूँ एग्जामिनर के चक्रव्यूह में मत फंसो, दिमाग लगा के जो है एग्ज़ाम को क्रैक करके आगे बढ़ो, और यही समझदारी यहाँ पर जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर लाता है। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, अच्छा लगा और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। और आपको पता ही होगा त्रिपाण स्टडी सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एक बार त्रिपाण स्टडी सेंटर पे जाने की ज़रूरत है। एक बार जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।